सीमा ने दोपहर में गेहूं अपने हाथों से साफ कर आटा पिसवाया था और फिर रोटियों में किरकिर कैसे हो गई। सब्जी भी उसने बड़े मन से बनाई, फिर उसमें नमक और मिर्च इतनी तेज कहाँ से हो गई कि सब्जी पूरी कड़वी हो गई। सोनम ने ज़रा सा तोड़कर रोटी सब्जी चखी तो उसके मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया। उसकी रोटी में कंकर और सब्जी कड़वी बनने की वजह से आज फिर सभी खाने की टेबल पर से खाना खाए बिना ही उड़ गए। ससुर जी बहुत गुस्से में आ गए और मेहमानों के सामने ही बड़बड़ाने लगे। आज मेहमानों के सामने उसकी कैसी किरकिरी हो गई थी, वह शर्म से पानी पानी हो उठी। राकेश का गुस्सा सातवें आसमान पर था। एक सब्जी रोटी भी ढंग से पकाना नहीं आता है इसे। नानी, नानी जी। वह सीढ़ियों से ऊपरी मंजिल पर नानी के कमरे में जा पहुंचा और नानी शायद उसी का इंतज़ार कर रही थी। क्या हुआ मुन्ना, क्यों शोर मचा रहा है? क्या हो गया बेटा? अब क्या बताऊं नानी, कम से कम घर में कोई मेहमान आए तब खाना आप ही बना दिया करो। वह क्या खाक पकाएगी? रोटी में कंकर, सब्जी में ढेर सारी लाल मिर्च और नमक, उसे कुछ नहीं आता। जल्दी चलो नानी, नहीं तो पिताजी और मेहमान भूखे पेट ही सो जाएंगे। राकेश नानी का हाथ पकड़कर नीचे ले आ गया। नानी गर्व से अपना सर ऊंचा करके रसोई में पहुंची तो सीमा उस समय फ्रिज से हरी सब्जी निकालकर दोबारा बनाने की तैयारी कर रही थी। राकेश ने तेजी से सब्जी की डलिया उससे छीनकर नानी को थमा दी। कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें रसोई में कदम रखने की। पता नहीं क्या देखकर पिताजी तुम्हें यहाँ उठा लाए थे और क्या सोचकर तुमसे मेरी शादी करा दी। आज से घर में भोजन नानी ही पकाएंगी। फुहाड़ों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। जाओ निकलो यहाँ से। किंतु मैंने तो गेहूं को बड़ी मेहनत से धोकर साफ किया था, चक्की पर पिसवाया था, फिर आटे में कैसे किरकिर आ गई। सब्जी भी बड़ी चाव से बनाई थी मैंने। आज सीमा बलि के बकरे की तरह मिमिया रही थी। अच्छा, तब ये रोटी सब्जी भूत उलट पुलट करके चला गया है। राकेश की दहाड़ सुनकर वह निरुत्तर हो गई। वह कहे तो क्या कहे और करे तो क्या करे। नानी ने चूल्हा चौका संभाल लिया। मेहमानों की टिप्पणियाँ, बाबूजी की जलती निगाहें, नानी जी की रहस्यमय चुप्पी और राकेश का विस्फोटक क्रोध। सीमा आंसू पोंछती हुई अपने कमरे में चली गई। वह अपमान की ज्वाला में दहक रही थी। उसका दिल जानता था कि वह निर्दोष है, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ थे। अब वह करे तो क्या करे। नानी के अध्यक्ष हाथों ने झटपट आधे घंटे में ही खाना तैयार कर दिया। सारे मेहमान और बाबूजी खाने की मेज पर आ बैठे। सीमा का हृदय कसक रहा था, किंतु कान उधर ही लगे हुए थे। सभी में बातें चल रही थी कि किसकी बहू कितना स्वादिष्ट भोजन पकाती है, किसकी बेटी ने लजीज व्यंजनों के सहारे ही ससुराल वालों का दिल जीत लिया। ये सारी बातें शायद उसे ही सुनाई जा रही थी। वह मन ही मन अपमान के विष का घूंट पी रही थी। वह अपने आप को बेकसूर साबित करने की तरकीब ढूंढने लगी। सादा रोटी खाने वाले बाबूजी आज नानी के हाथों की तली पूड़ियाँ कैसे मज़े ले लेकर खा रहे हैं। इस समय डॉक्टर का बताया हुआ सारा परहेज भूल गए वो। आज उसका मन खट्टा हो गया। सभी मेहमान खा पीकर चले गए। नानी भी खाना खाकर अपने कमरे में चली गईं। चारों ओर शांति छाई हुई थी। थोड़ी देर में सीमा की आंख भी लग गई। कुछ समय बाद जब सीमा की आंख खुली तो भूख भी जोरों की लगी हुई थी। वो राकेश को ढूंढते हुए दूसरे कमरे में जा रही थी। राकेश, राकेश, कहाँ हैं आप? दूसरे कमरे की बत्ती जल रही थी। दरवाजे के पट खुले हुए थे। जाकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। अब वह पति का इंतज़ार करने लगी। इसी बीच घड़ी ने 1 का घंटा बजाया। सीमा जिस सोच में डूबी हुई थी वह भंग हुई। वह ऊपर नानी के कमरे में गई तो देखा राकेश नाराज होकर नानी के कमरे में ही सो रहा है। उसे आज बहुत बुरा लगा। वह वापस खुद के कमरे में आई और अपने बेड पर बैठ गई। उसे किसी ने खाने के लिए भी आवाज़ नहीं दी, और वैसे भी पूछता कौन। उसने इतनी बड़ी गलती जो की थी, जिसकी सज़ा है भूखे पेट सोना। वो मायके की यादों में खो गई। उसे अपनी माँ की याद आ गई। अगर खाली पेट हम कोई भी भाई बहन सो जाते तब माँ झट से कह उठती, भूखे पेट सोने वाले शरीर से
चिड़िया बराबर मांस घर जाता है। बिना मुंह झूठा किए सोना माँ अपशगुन मानती थी और बगैर खिलाए सोने ही नहीं देती थी। फिलहाल तो भूख के मारे हालत खराब हो रही थी और बिना कुछ खाए नींद आने से रही। और यहाँ वह खाना खाए या नहीं खाए इसकी परवाह किसी को नहीं थी। रुके हुए आंसू आंखों के कोनों से बाहर निकल पड़े। रात्रि वाली घटना कोई नई बात नहीं थी। पिछले दिनों राकेश को किसी पार्टी में जाना था। सीमा ने बड़े मन से पति के कपड़े धोए, इस्त्री करे, हैंगर पर लटका दिए। शाम को जब राकेश कपड़े पहनने लगा तब उस पर दाग धब्बे देखकर वह गुस्से में बोला, ऐसे ही कपड़े पहनकर पार्टी में जाऊंगा मैं? तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। पति का चिल्लाना वाजिब था। सीमा भी हैरत में थी। साफ सुथरे कपड़ों में दाग कहाँ से आ गया? घर में कोई छोटा बच्चा भी नहीं है, सिर्फ वह और नानी जी। उस दिन नाराज पति को उसने बड़ी मुश्किल से दूसरे कपड़े पहनाकर विदा किया था। ये घटना भी एक पहेली बनकर रह गई। आखिर ये हो क्या रहा है? कहीं कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं? विज्ञान की छात्रा अपनी ही दलील पर हंस पड़ी। एक के बाद एक कई छोटी बड़ी घटनाएं अब उसके जहन में कुल बुलाने लगी। एक दिन वह बड़ी प्रेम से अपने पति राकेश के लिए खीर बनाती है, फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखती है। शाम को जब पति के समक्ष परोसती है तो उसमें मरी हुई छिपकली मिलती है। राकेश की भूख गायब हो जाती है और वह गुस्से में तिल मिलाकर रह जाता है। और एक दिन वह बड़ी जतन से सज संवर कर पति के साथ पिक्चर के लिए निकलने वाली थी कि उसी समय नानी जी के पेट में असहनीय पीड़ा उठती है। पति पत्नी जी जान से उनकी सेवा में लग जाते हैं। बाहर जाने का उत्साह अब फीका पड़ जाता है। पिक्चर का समय निकल जाने पर अब धीरे धीरे नानी सामान्य हो जाती हैं, किंतु राकेश को अपने पास से उठने नहीं देती। पिछले रविवार को सीमा बाबूजी के कमरे की सफाई कर रही थी। उनकी चीज़ों को संभाल कर साफ करके रख रही थी। मन ही मन बेहद प्रसन्न थी। आज बाबूजी अवश्य उसे हृदय से आशीष देंगे। वह रसोई में चाय की तैयारी कर रही थी। उसी समय बाबूजी हाथ में टेबल घड़ी लिए चिल्ला पड़े, मेरे कमरे की सफाई किसने की? उनके मनोभावों से अनजान सीमा उत्साहित हो बोली, मैंने बाबूजी। इस घड़ी को तोड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये घड़ी राकेश की माँ की अंतिम निशानी है। बाबूजी क्रोध से थर थर काँप रहे थे। उनके विस्फोटक क्रोध के आगे सीमा का निर्दोष भोलापन फीका पड़ गया था। वह सर झुकाए चुपचाप सुनती रही। वह अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं कह पाई। इस वक्त राकेश भी अपने ऑफिस से आ पहुंचा और सीमा को खरी खोटी सुनाने लगा। सीमा स्तब्ध खड़ी हो सोच में डूब गई। उसने घड़ी को पोंछकर टेबल पर रख दिया था, फिर वह टूटी कैसे? ऐसे मौक़ों पर नानी एकदम चुप्पी साध लेती थी। यही सब बातें उसको अंदर से खा रही थी। उसका भोलापन आहत हो रहा था। सोनम का आत्मविश्वास डोलने लगा था। इस प्रकार की घटनाओं का आपस में तालमेल बैठाते बैठाते वह गहरी सोच में डूब गई। अपने कार्य कुशलता का विपरीत परिणाम देख वह दुखी होने लगी। खैर, आज कुछ मेहमान आने वाले हैं। सीमा बेहद तत्परता से भोजन बनाने में जुटी है। आज वह सारी शिकायतें दूर कर देगी। आज मैं बाबूजी और राकेश का दिल जीत कर ही रहूँगी। अचानक से नानी आई और बोली, कुछ काम है क्या बहू? नानी के मिश्री घुले बोल पर वह चौंक उठी। नहीं नानी जी, मैं सब संभाल लूँगी, उसने विश्वासपूर्वक कहा। बस भोजन तैयार है। वह खुश थी। तो नानी ने बोला, जाओ थोड़ी देर आराम कर लो, थक गई होगी। मैं भी जा रही हूँ अपने कमरे में, ज़रूरत पड़े तो बुला लेना। नानी कमर पर हाथ रखकर चली गई। जी नानी जी। सीमा सभी खाद्य सामग्रियों को ढककर फ्रेश होने अपने कमरे में आ गई। आज वह बाप बेटे के चेहरे पर खुशी देखना चाहती थी। आज उसने पहले ही सभी व्यंजनों को चख कर देख लिया था, क्योंकि ऐसे ही मौक़ों पर अक्सर उसकी बेइज्जती हो जाती थी और वह हंसी की पात्र बन जाती थी। आज उसने पति के पसंद की पीले फूलों वाली साड़ी पहनी।
पीला रंग तुम्हारे गोरे रंग पर खूब खिलता है। सीमा अपने लंबे बालों को जूड़े की शक्ल दे रही थी कि तभी रसोई से बर्तन गिरने की आवाज़ आई और साथ ही नानी तथा राकेश की आवाज़ सुनाई दी। वह रसोई की ओर भागी। उसे लगा आज फिर उसकी खैर नहीं है। रसोई की चौखट पर पैर रखते ही वह चौंक उठी। सब्जी का डोंगा ज़मीन पर औंधा पड़ा था। राकेश आश्चर्यचकित नानी को तैयार भोजन में अपने हाथों से भर भर मुट्ठी नमक मिर्च डालते देख रहा था। नानी, ये क्या कर रही हो? अचानक चोरी पकड़े जाने से नानी का संतुलन बिगड़ जा गया। नमक मिर्च का डिब्बा दूर जा गिरा। नानी, ये सब तुम करती हो और हमें जलील करते हैं और हम जलील करते हैं सीमा को। आखिर क्या बिगाड़ा है मेरी सीमा ने आपका? राकेश दुखी होकर बोला। इस घर में सीमा राज करे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं है। राज खुलते ही नानी अपनी असलियत पर आ गई थी। शोरगुल सुन बाबूजी भी बाहर आ गए। उनकी अनुभवी आंखों ने पल भर में सारा माजरा समझ लिया। सीमा और उसके घर वालों को हम क्या मुंह दिखाएंगे? इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? राकेश दुखी हो गया। नानी की करतूत सुन बाबूजी ने गिलानी से सर झुका लिया। जिसे उन्होंने सड़क से उठाकर पनाह दी थी, आज उसी ने उनके साथ गद्दारी की। इतना घिनौना खेल खेला। नानी एक निराश्रित बाल विधवा थी जिसे राकेश की मां की आकस्मिक मृत्यु के पश्चात उनकी उजड़ी गृहस्थी और राकेश की देखभाल के लिए किसी ने उनका नाम सुझाया। वह राकेश की नानी की ही हम उम्र थी और इसीलिए राकेश उन्हें नानी कहता था। वह पूरे घर की नानी बन बैठी। घर गृहस्थी से उदासीन बाबूजी ने अपने इकलौते बेटे के साथ घर गृहस्थी भी नानी के हाथों में ही सौंपकर निश्चिंत हो गए। बाप बेटे उनकी बहुत इज्जत करते थे। बाबूजी सीमा से आंखें मिलाने में भी लज्जा महसूस कर रहे थे। अतः बाप बेटे ने उनकी इस करतूत पर उन्हें घर से निकालने का फैसला किया। एक एक करके अपने गुनाह कब सीमा पर लगते चले गए, उस बेचारी पर मिथ्या ही आरोपों का मामला चढ़ चुका था। नानी वहां से जाने की तैयारी कर रही थी। उनके मुरझाए मुख को देखकर पल भर के लिए सीमा को खुशी हुई। अंततः उसे सताने की सजा कसूरवार को मिली। नानी, कहाँ जाओगी? सीमा पूछ बैठी। कहाँ जाऊंगी मुझे नहीं पता। मुझ पापिन को कहाँ जगह मिलेगी? किसी कुएं तालाब में कूद पड़ूंगी या रेल की पटरी पर। नानी सिसक सिसक कर रोने लगी। सीमा बोली, अच्छा नानी, अब तो आप जा ही रही हैं, सच सच बताइएगा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था कि आपने मेरे साथ ऐसा घिनौना खेल खेला? नानी सीमा के सीधे सवाल को टाल न सकी और बोल पड़ी। तुम्हारे आने के पहले इस घर पर मेरा एक छत्र राज था। राकेश को मैंने बड़े जतन से पाला था। मैं बाल विधवा, दाने दाने की मोहताज थी। चारों ओर से धुतकार मिली, सभी के लिए मैं बोझ थी। वही राकेश नानी नानी करता मेरे आगे पीछे घूमता। तुम्हारे आने पर बाबूजी और राकेश का तुम्हारे प्रति लगाव देख मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे अधिकारों पर डाका डाला हो। उनका मन तुमसे फिर जाए, मेरा वर्चस्व पहले ही की तरह इस घर में कायम रहे, यही मेरी मनसा थी। मैं अपने स्वार्थ में सही गलत भूल चुकी थी। नानी रोते रोते अपनी करतूत गिनाने लगी। उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था। अपनी बातें बताते बताते वो रोने लगी। मैं बहुत मूर्ख थी बहू, जिस थाली में मैंने खाया उसी में छेद करने लगी। नानी सिसक सिसक कर रो रही थी। राकेश बोला, तुम अभी तक नहीं गई यहाँ से? 23 साल से नानी इस घर में है। राकेश को पाल पोस कर बड़ा किया है। सीमा ने मन ही मन कुछ फैसला किया। नानी कहीं नहीं जाएंगी। माना कि उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन अपनी गलती का एहसास है उन्हें। दिलों के रिश्ते इतने आसानी से नहीं टूटते हैं। नानी, मैं आपकी बहू बनकर आई हूँ, प्रतिद्वंदी नहीं। आपका इस घर में वही स्थान रहेगा जो था। मैं घर गृहस्थी के कार्यों में कच्ची हूँ, मुझे आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत है। ये सुन बाबूजी और राकेश चुप हो गए। सीमा बोली, बाबूजी, एक आग्रह है आपसे। ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए।
नहीं तो नानी जी जैसे बेसहाराओं को कोई सहारा नहीं देगा, कोई किसी की मदद नहीं करेगा, अपने घर की सुख शांति दांव पर लगाकर नहीं रखेगा। सीमा के उदार हृदय के समझ नानी, बाबूजी, राकेश नतमस्तक थे। उसने नानी जी और रिश्तों को नई जिंदगी दे दी थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आप सबको पसंद आए।